नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसकी दूसरी विशेषता, एक दूसरा फैक्टर उनके उसके बारे में जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता क्या है। सिंधु सभ्यता की सामाजिक व धार्मिक विशेषता, इसके बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सामाजिक विशेषता के बारे में हमें कैसे पता चलता है। देखो, एक बात याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब भी पढ़ो, जो भी हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता और उसके स्थलों के बारे में, चाहे वो सामाजिक विशेषता हो, चाहे वो नगरीय विशेषता हो, चाहे वो धार्मिक विशेषता हो, चाहे वो कला या विज्ञान या उसके पतन या उद्भव के बारे में, जो कुछ भी हमें पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर, उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर पता चलता है। उत्खनन में जो हमें जो खुदाई में जो चीजें मिली है, उसके आधार पर हम उस सभ्यता का निर्माण करते हैं। उस सभ्यता के जो कैसी थी वो, उसकी स्थिति के बारे में, तो उस टाइम की स्थिति के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। पुरातत्वविद, जो पुरातत्वविद है वो ये उन चीजों को देखकर जो उत्खनन में प्राप्त हुई है, उनसे ये अंदाजा लगाते हैं कि इसका इस सामग्री का उपयोग इस प्रकार से होता होगा। जैसे कि हमने नगर नियोजन के बारे में पढ़ा था, नगर की विशेषता, नगरीय विशेषता के बारे में, तो हमें नगरीय विशेषता के बारे में जो जानकारी मिली वो उत्खनन से तो प्राप्त हुई है। हमें उत्खनन में जैसे समकोण में काट हुई सड़कें मिली है, हमें उत्खनन में भवन मिले हैं, भवनों में कुएं मिले, शौचालय मिले, बाथरूम मिले, नालियां मिली है, ईंटें मिली है, ईंटों के बारे में पता पड़ा हमने, ईंटें मिली है, उनका अनुपात क्या है, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो उत्खनन से प्राप्त होता है। या इस बात का ध्यान रखना, हमें कोई लिखित एविडेंस नहीं मिला, लिखित तो मिला है लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी हमें पता चलता है वो उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर उसका निर्माण करते हैं। जब तक उसकी लिपि पढ़नी नहीं जाती सिंधु घाटी सभ्यता की, तब तक हमें ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जब उसकी लिपि पढ़ी जाएगी तब जाकर कुछ पता चलेगा कि हमारा अनुमान सही है या गलत है। जो विज्ञान में, जो पुरातत्व में जो अनुमान लगा रहे थे वो सही निकले हैं या गलत निकले हैं, ये लिपि पढ़ने के बाद पता चलेगा। अब देखो सामाजिक विशेषता के बारे में देखो। पहले तो बात करें सामाजिक संगठन। देखो सामाजिक संगठन के बारे में देखो, अपना जो आधुनिक काल में देख लो कि हमारे जो परिवार है गांव में अधिकतर वो कैसे हैं, वो संयुक्त परिवार। कौन से हैं? संयुक्त है। तो प्राचीन काल में क्या थे, एकल परिवार नहीं थे, कम थे लेकिन कम थे। अधिकतर क्या थे, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। तो यहाँ पर भी क्या है, संयुक्त परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है। अब कैसे पता चलता है कि संयुक्त परिवार थे, क्योंकि नगर जो भवन मिले हैं वो बड़े बड़े मिले हैं, उनमें काफी कमरे हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई काफी संख्या में लोग रहते थे, और लोग काफी संख्या में तभी होंगे जब कोई संयुक्त परिवार होगा। और एकल परिवार मिले हैं, एकल परिवार भी थे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि संयुक्त थी, एकल परिवार व्यवस्था भी थी। छोटे मकान है, ये एक 2-3 कमरों के, यानी एकल व्यवस्था थी, एकल परिवार की। अब देखो वो देखो, समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। मातृ सत्तात्मक कैसे, यानी कि महिला प्रधान, महिला क्या थी, परिवार की मुखिया होती थी। जैसे आज अपनी दादी वगैरह परिवार की मुखिया होती है, उस प्रकार से क्या थी,
महिला परिवार की मुख्य हुआ करती थी, इसलिए मातृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। अब कैसे पता चलता है कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी? क्योंकि जो हमें मूर्तियां मिली है, मूर्तियां, उनके आधार पर पता चलता है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और समाज में मातृसत्तात्मक महिला का प्रधान रहा होगा, महिला प्रधान समाज रहा होगा। जो गांव परिवार की जो बड़ी महिला थी, वृद्ध महिला थी, वो मुखिया रही होगी मूर्तियों के आधार पर। काफी संख्या में, बड़ी मात्रा में क्या मिली हमें? मातृ मूर्तियां मिली, मातृ मूर्तियां प्राप्त हुई। और इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं थी, उनमें भी मातृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। इसी आधार पर पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का मातृसत्तात्मक उसे माना है। ठीक है, सामाजिक स्थिति आ गई, देखो सामाजिक वर्ग, देखो सामाजिक विभेद, जैसे अपने वर्ण व्यवस्था है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 4 सामाजिक व्यवस्था, चार वर्ग थे। देखो कौन कौन से थे? एक था राजा, शासक वर्ग, 4 वर्ग थे। शासक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और दास या गुलाम। निम्न वर्ग भी कह सकते, क्या कह सकते हैं? निम्न वर्ग। अब देखो शासक वर्ग में कौन है? शासक वर्ग में आता है राजा, कुलीन वर्ग में आते थे पुरोहित, व्यापारी, मध्यम वर्ग में आते थे अपने कृषक आते थे, चिकित्सक आते थे और छोटे व्यापारी दुकानदार वगैरह आते थे। दास वर्ग में जो निम्न वर्ग, जो सबसे निचला वर्ग है, गुलाम, वो आते थे। और राजा कैसे पता चलता है कि यहाँ पर राजा था? क्योंकि यहाँ पर एक किला मिला है, यहाँ पर दुर्ग, कैसे पता चलता है कि यहाँ पर राजा का अस्तित्व रहा होगा। पुरोहित वर्ग, यानी पुरोहित कैसे कि एक मूर्ति मिली है पुरोहित की, मैंने दिखाई थी पुरोहित की मूर्ति, इसकी पुरोहित वर्ग का वो रहा होगा। व्यापारी तो थे क्योंकि व्यापार प्रधान सभ्यता थी। एक बात, एक और चीज और याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता थी कि क्या थी? व्यापार प्रधान थी। व्यापार इंपोर्टेंट है इसका, व्यापार होता था विदेशों के सारे, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। व्यापारी वर्ग थे। कैसे पता चलता है कि व्यापारी वर्ग थे? क्योंकि यहाँ पे भवन जो मिले हैं, जो विशाल भवन है, वो किसके थे? वो कुलीन वर्ग के थे, कुलीन वर्गों के, कुलीन वर्गों के थे जो विशाल भवन थे। और जो दुर्ग है, दुर्ग के अंदर क्या मिला है? दुर्ग में जो शासक रहेगा उसमें पुरोहित का भी किला कहते हैं उसे, वैसा पुरोहित भी रहा होगा वहां पे। और बड़े जो भवन मिले हैं वो कुलीनों के हैं। कुलीनों के कैसे? उनमें क्या है कि एक अच्छी से तो नक्काशी वगैरह और अलंकृत तो भवन देखने को मिलता है। तो जिसका जो ज्यादा डिजाइनदार होगा, मतलब वो पैसे वाला होगा, कुलीन होगा वो। और मध्यम वर्ग, जैसे मध्यम वर्ग के कृषक वगैरह थे, कुम्हार आते इसमें, अपने शिल्पी वगैरह जो कि कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते थे, कुम्हार वगैरह का कारीगर, सुनार वगैरह, ये आते थे किसमें? मध्यम वर्ग में। इनके अलग इनके मकान छोटे होते थे। कुम्हारों की ओर क्या है? कुम्हारों के अलग से बस्ती मिली है, भट्टे मिले हैं। शिल्पियों के क्या कि वो तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। इस आधार पर इस वर्ग का पता चलता है कि यहाँ पर ये वर्ग था। ठीक है, और शिल्पियों को तो बहुत बड़ा योगदान था सिंधु घाटी सभ्यता में, कि काफी सारे में मनके वगैरह मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, मृदभांड मिले हैं। तो उनका निर्माण कौन करेगा? शिल्पी करेंगे। अपने आप तो आएंगे नहीं, पैदा तो होंगे नहीं कि आसपास टपक गए, निर्माण तो कारीगरी करेगा उनका। तो मध्यम वर्ग स्थित था। और दास वर्ग कैसे? क्योंकि जो झोपड़ियां वगैरह मिली है हमें, झोपड़ियां, उससे आधार पता चलता है कि यहाँ पर कोई दास वर्ग रहा होगा। और पुरातत्वविद ये मानते हैं जितना बड़ा नगर नियोजन था
वो किसी नगरों का निर्माण हुआ, इतने किले का निर्माण हुआ, किलेबंदी हुई, तो ये किसी शासक वर्ग ऐसे नहीं होता, किसी शासक वर्ग द्वारा ऐसे नहीं बनाया गया। इसे बनाने के लिए गुलामों का उपयोग किया, गुलामों का। ये दास प्रथा रही होगी यहाँ पे, क्योंकि विशाल मात्रा में जब दास होते हैं तो उनको क्या करते हैं, ऐसे सार्वजनिक या फिर जो ऐसे काम होते हैं, किलेबंदी करना, दीवार बनाना, किले बनाना, उनके अंदर इनको लगाया जाता है। तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर वगैरह, किले वगैरह जो बने हैं, इन्हें बनाने में गुलामों का हाथ रहा होगा, ये गुलामों के जरिए बनाया गया होगा। इनकी स्थिति क्या थी, खराब रही होगी, क्योंकि झोपड़ियां वगैरह हमें जो मिली हैं किले के अंदर, क्या मिली, एक बस्ती, एक छोटी सी बस्ती मिली है, जिस गुलामों की बस्ती भी कहा जाता है, उससे गुलाम रहते थे वहां पे। झोपड़ियां वगैरह जहाँ जहाँ रहते थे वो गुलाम रहे होंगे, कि ऐसी जगह पर गुलाम ही रहते थे, दास वगैरह। इस आधार पर पता चलता है कि यहाँ पर 4 वर्ग थे, 4 वर्गों में विभाजित था समाज: शासक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और दास वर्ग। ये पता चल गया कि शासक वर्ग में राजा आता है, कुलीन वर्ग में पुरोहित, व्यापारी वगैरह बड़े लोग, और मध्यम वर्ग में कृषक, चिकित्सक, शिल्पी, जो कारीगर वगैरह होते हैं, कुम्हार, सुनार वगैरह, और दास वर्ग में जो निचले होते थे, निम्न वर्ग, जो किसी के गुलाम होते थे। तो ये विभेद था, सामाजिक विभेद, इसको देख लो, ये वैसे ही पढ़ रहे हैं, इसे नोट डाउन करो, देखो आगे देखो। देखो अगला देखते हैं, रहन सहन का स्तर। देखो सिंधुवासी कास्ट में रहते थे, पक्की ईंटों के घरों में रहते थे, साफ सफाई से रहते थे, अब कैसे रहते साफ सफाई से, क्योंकि उत्खनन में नालियां मिली है, सड़कें मिली है, इस आधार पर पता चलता है, शौचालय मिले, इस आधार पर पता चलता है कि ये साफ सफाई से रहना पसंद करते थे। और देखो, और ये क्या करते थे, इनके वस्त्र देखो, रहन में ये ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। एक जार में हमें ऊनी वस्त्र मिले हैं, एक जगह में सूती कपड़ा मिला है, इस आधार पर पता चलता है कि ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। और पुरुष को देखो, पुरुष क्या पहनते थे, पुरुष धोती पहनते थे, और सोल होती, सोल उसको ही ओढ़ते थे। कैसे पता चलता है सोल का, क्योंकि एक पुरोहित की जो मूर्ति मिली है, एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में पुरोहित क्या कर रखा है कि उसके एक सोल नुमा चादर इधर से शरीर को ढके हुए हैं, इस आधार पर जैसे सोल वगैरह ओढ़ते थे। स्त्री के बारे में देखो, स्त्री क्या पहनती थी, स्त्री क्या घाघरा, और ऊपर क्या पहनती थी, चुन्नी वगैरह, नीचे घाघरा और ऊपर टॉप वगैरह पहनती थी। और पगड़ी वगैरह भी कुछ, टोपियां वगैरह भी रखने का रिवाज था। और देखो जो वस्त्र होते थे ये रंगीन व डिजाइनदार भी होते थे, लेकिन अधिकतर ये रंगीन डिजाइनदार कौन पहनते, धनी लोग पहनते थे यार, ठीक है। अगला देखो, वस्त्र के अलावा आभूषण, रहन सहन में यही टॉपिक,
मेन टॉपिक ये रहन सहन, उसमें सब टॉपिक है आभूषण, उसके अंदर ये है आभूषण। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आभूषण यानी कि जेवरात वगैरह। आभूषण लेकिन किन के बनते थे? आभूषण सोने चांदी तांबा कांसा बहुमूल्य पत्थर, इसके अलावा सीप, हाथी दांत, हड्डी के, मिट्टी के बनते थे, ठीक है, इनके बनते थे। जो उच्च वर्गीय लोग थे, उच्च वर्गीय महिलाएं, वो सोने चांदी तांबा इनकी पहनती थी, और निम्न वर्ग के सीप हाथी दांत के, हड्डी और मिट्टी के पहनते थे। क्योंकि हमें उत्खनन में क्या मिले, इनके आभूषण प्राप्त हुए हैं, मन के प्राप्त हुए हैं, उस आधार पर पता चलता है कि ये आगे स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, ये आभूषण पहनना पसंद करते थे। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, इसमें क्या है कि यहाँ तक चूड़ी पहने हुए हो, मूर्ति दिखा था आपको लोगों ने। ये देखो आपको दिखाता हूँ, इसमें देखो ये नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसकी जो वो देखो खड़े होने की स्टाइल, इसके लिए हाथों में जो चूड़ियां हैं, ये रंगनुमा चूड़ियां पहनी हुई है पूरी यहाँ तक, कांसे की है ये नर्तकी की मूर्ति, ये मिली है यहाँ से। और देखो आभूषण के बारे में बात कर रहे थे पहले अपन, ये देखो आभूषण, ये आभूषण पहनते थे, मन के हैं ये, कीमती हार, स्वर्ण हार है, टेराकोटा तांबा व लाल मनकों से बनी चूड़ियां हैं, स्वर्ण में बना सर्किल पिन है, स्वर्ण और टेराकोटा से बने मनके हैं, ये यूज में आते थे। और देखो मात्र देव की बात कर रहे थे अपन, ये देखो अभी बात कर रहे थे, ये मात्र देव की मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां, पंख नुमा कुछ पहने हुए ऊपर। और देखो एक चीज और बताऊं, अभी बात कर रहे थे पुरोहित की, ये देखो पुरोहित, ये पुरोहित की मूर्ति मिली है ऐसी, ये भी सोल नुमा को जोड़े हुए हैं, इस आधार पर चलता है कि यहाँ के लोग सोल वगैरह पहनते थे पुरुष, ठीक है। तो ये आभूषण वगैरह ये पहनते थे। और देखो इनके खेल मनोरंजन के साधन देखो, क्या करते थे, संगीत प्रिय थे, संगीत सुनना, नृत्य देखना। संगीत कैसे, क्योंकि जो मोहरें प्राप्त हुई है, मोहरों पर क्या है, संगीत वाद्य यंत्रों के चित्र आकृतियां मिली, मोहरों पर क्या मिली है, वाद्य यंत्रों के, वाद्य यंत्र की आकृति मिली है। इस आधार पर चलता है कि वह यहाँ पर संगीत प्रिय थे, वाद्य यंत्र वगैरह बजाते थे। नृत्य कैसे, नर्तकी की मूर्ति मिली है, अभी बताई मैंने आपको, नर्तकी की मूर्ति मिली है, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग नृत्य वगैरह देखना पसंद करते थे, ये थे। इसके अलावा मनोरंजन की शिकार खेलना, यहाँ पे मछली पकड़ने में कांटा मिला है, इस आधार पर चलता है कि यहाँ के लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ना पसंद करते थे। इसके अलावा पशुओं की लड़ाई देखना, पशु युद्ध, मतलब कि दो पशुओं को आपस में लड़ाकर मनोरंजन करना। क्योंकि यहाँ पे एक मोहर पे क्या मिला है कि दो मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, दो पशु आपस में लड़ रहे हैं, तो पशुओं को युद्ध देखना पसंद करते थे, तो इनके मनोरंजन के साधन थे। बच्चों की बात की जाए, और इसके अलावा
ये पासे वो पासे खेलते, पासे गोटियां, पासे वगैरह खेलते थे। फिर पासे गोटियां मिली पासे की, अपने लूडो वगैरह खेलते हैं वो खेलते थे। शतरंज नुमा खेल भी खेलते थे। तो ये मनोरंजन के साधन थे। बच्चों की बात की जाए तो बच्चे क्या करते थे, खिलौने, बच्चों के लिए खिलौने थे, खिलौने मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए यहाँ से। मिट्टी के कुत्ता प्राप्त हुआ है, घोड़ा प्राप्त हुआ है, मिट्टी की टेराकोटा की गाड़ी, बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, एक गाड़ी मिट्टी की गाड़ी प्राप्त हुई है। मिट्टी के खिलौने हैं, किसके खिलौने, मिट्टी के, याद रखना। तो सीएम ये उनके मनोरंजन के साधन थे। तो उनका जीवन इस तरह से था, मतलब कि टाइम पास करने के लिए सीएम ये भी करते थे। और देखो खाने पीने की बात की जाए, खान पीन की, तो देखो जौ, गेहूं, चावल, इनकी क्या करते थे, इनका खाना बना के खाते थे। दाल है, मटर है, इनकी आलू वगैरह मत करते ना आपको, आलू नहीं तो उस टाइम ये थी, खान पीन इनका ये था। और पशु की बात की जाए, कौन से पशु पालते थे, तो ये सांड वगैरह है, उनकी पूजा वगैरह करते थे। गाय वगैरह भी थी, सांड है तो गाय की होगी, गाय के अवशेष नहीं मिले पर को याद रखना। अब देखो अंत्येष्टि देखते हैं, अंत्येष्टि क्रिया। देखो अंत्येष्टि जो क्रिया है, अंतिम संस्कार की, वो 3 प्रकार की थी यहाँ पे। एक है पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह 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 संस्कार, दाह समाधान, दाह करना। दाह कर, अब देखो मतलब व्यक्ति जब मर जाता था तो उसको 3 प्रकार से दफनाते थे। एक व्यक्ति को 3 प्रकार से नहीं, मतलब अलग अलग टाइप के, किसी व्यक्ति को किस टाइप से दफना दिया, किस व्यक्ति को किस टाइप से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये था यहाँ पे पूरी सभ्यता की बात करने पर। कई जगह कौन सी प्रचलित थी, कई जगह कौन सी प्रचलित थी। ये देखो पूर्ण समाधान का मतलब होता है उसे जमीन में जमीन में गड्ढा खोद कर दफना देना। ये जो पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान का मतलब होता है कि मृत व्यक्ति की लाश को खुले में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देना। यानी कि उस लाश को ऐसी वीरान जगह छोड़ दिया, पशु पक्षी खा ले। ये आंशिक सावधान था। दाह कर्म यानी कि अग्नि में जला देना, अग्नि में जला देना, ये दाह कर्म होता है। 3 प्रकार की देखने को मिलती है, लेकिन हमें ये देखने को नहीं मिलता कि कौन सी जगह पर कौन सी विधि प्रचलित थी।
ये देखने को मिलेगा। हमें 3 प्रकार की विधि देखने को मिलती है, लेकिन सही स्पष्ट रूप से कौन सी जगह पर कौन सी देखने को मिलती है ये नहीं मिलता। कि मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में तीनों देखने को मिलती है अपन को भाई। धोलावीरा में ये चीज ये देखने को मिलती है, उस टाइप के लोगों में वो। ये वर्गों के आधार पर मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कौन से वर्ग में कौन सी विधि प्रचलित थी, इसके बारे में हमें देखने को मिलता। आज तो क्या है, आज तो क्या धर्म के आधार पर हम दाह संस्कार करते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में तो क्या करते हैं, दाह कर्म करते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या करेंगे, मुस्लिम और सिख और ईसाई धर्म में हम ऊन सावधानी दफना देंगे उनको। इस टाइप से ये विधियां प्रचलित थी। तो इस टाइम पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर हमें ये देखने को नहीं मिलता कि कौन से वर्ग के अंदर कौन सी विधि प्रचलित थी, क्योंकि हमें कोई एविडेंस ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं इससे पता चले कि ये वर्ग था, उच्च वर्ग में ये, शासक वर्ग में ये, मध्यम वर्ग में, दास वर्ग में ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमें कोई लिखित एविडेंस थोड़े मिले। तो हमें पता नहीं चलता कौन से वर्ग में कौन सी विधि प्रचलित थी। ठीक है, देखो अब देखते हैं धर्म के बारे में। देखते हैं, देखो सामाजिक हो गया, धर्म की बात की जाए, धार्मिक व्यवस्था की, तो यहाँ के जो वासी थे ये प्रकृति प्रेमी थे, याद रखना, प्रकृति प्रेमी थे, याद रखना। प्रकृति प्रेमी कैसे, क्योंकि ये पशु पक्षियों की पूजा करते थे। पशु पक्षियों की पूजा करते थे, क्योंकि हमें ऐसे एविडेंस मिलते थे कि नाग पूजा करते थे, नागों की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, तुलसी की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। जिससे पता चलता है कि प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति को देवता मानते थे, प्राकृतिक शक्तियों को पूजा करते थे। इतने याद है, प्राकृतिक शक्तियां। आज हम जैसे कि हम अब वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल में पता चलेगा कि जो वैदिक देवताएं हैं, वैदिक देवता है जितने भी, वो सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे इंद्र ले लो, इंद्र वर्षा का है। अग्नि देवता ले लो, अग्नि देवता अग्नि का है। यम ले लो, वो मृत्यु का है। आकाश का देवता है उषा है, जो सुबह की देवी है। एक आएगा पूषण, पूषण पशु के देवता है। तो इसी प्रकार से वैदिक काल से पहले भी क्या है, वैदिक काल से पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के लोग पशु पक्षियों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि प्रकृति में पूरी शक्ति प्रकृति में समाहित है। क्या है, नाग पूजा देखा, नाग पूजा पशु पक्षियों किसकी, नाग पूजा। मोहर पे अंकित मिलता है कि नाग की पूजा के। पीपल की पूजा, पीपल और तुलसी की, पीपल नीम तुलसी की पूजा होती थी। नदियों की पूजा होती थी, नदी प्रेमी थे। इसके अलावा देखो, धारण व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पशुपति की पूजा। पशुपति कैसे, अब बताऊं, मैं बता चुका हूं। ये पशुपति की पूजा, पशुपति, क्योंकि मोहर मिली है, मैंने पहले बताया कि मोहर है। मोहर पे क्या है, एक देवता का अंकन है, एक चित्र मिला है एक योगी जी का। ऐसी एक ही मोहर नहीं, काफी सारी मोहरों पे मिला है, जिसमें क्या है कि वो योगी जी पालती मार के बैठे हुए एक सिंहासन पर, और उसके चारों तरफ 4 पशु हैं, जो क्रमशः है हाथी, व्याघ्र, शेर, गेंडा और भैंसा। 4 पशु उनको घेरे हुए हैं। उनको क्या माना गया है, उनको पशुओं का देवता माना गया है, क्योंकि उनकी चारों तरफ क्या है, 4 पशु हैं, बीच में यहाँ पे वो देवता बैठे हुए हैं, तो उनको पता नहीं इनके देवता है। उसके आगे 2 यहाँ पर 2 हिरण चल रहे हैं। उसके आधार पर इसका वर्णन, इसका अंकन किया गया है कि पशुपति है। इसे पशुपति के अलावा पशुपति शिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पशुपति शिव, पशुपति शिव भी कहते हैं। शिव का आद्य रूप, शिव का प्राचीन रूप, शिव का प्राग रूप भी कहते हैं। भगवान शिव माना गया इसे। तो कहा जाता था कि मोहरें तब मिली जब यहाँ के लोग यहाँ किसकी पूजा करते थे। ठीक है, और देखो इसके अलावा मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, ये मातृ देवी की, यानी कि महिलाओं की पूजा करते थे। मातृ देवी, समाज में मातृ देवी की पूजा कर, मातृ
देवी की पूजा। क्यों, कैसे पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा करते थे? क्योंकि यहाँ से हमें बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई, महिलाओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, अलग अलग टाइप से प्राप्त हुई। इसमें देखो कि एक क्या है, एक मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला एक शिशु को दूध पिला रही है। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे मातृ देवियों की उपासना करते थे। ये मातृ देवियां क्या है, ये शक्ति के पुंज है, शक्ति प्रदान करती है। मातृ देवियां इनकी पूजा करते थे। इसके अलावा ये उर्वरा, मातृ देवियों में एक उर्वरा की देवी है, प्रकृति बात की मैंने, तो उर्वरा की पूजा, उर्वरा की देवी, उर्वरा की देवी, यानी कि एक मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है जिसमें क्या है कि एक महिला के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। इससे पता चलता है कि पौधा निकलना मतलब कि पौधा का निकलता है, जमीन में से निकलता है। ये फर्टिलाइजेशन जिसके हो, जमीन जो उर्वरक होगी वही तो फसल की पैदा होगी। तो उसको जो पुरातत्वविद है उर्वरा की देवी मानते हैं। इससे पता चलता है कि सिंधुवासी क्या करते थे, उर्वरा की देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी के रूप में उसकी पूजा करते थे, देवी मानकर उनको। ठीक है, हमें आज भी हम भूमि को अपनी माता मानते हैं, धरती माता। उसी प्रकार ये जो संस्कार है कि हमें आज से नहीं, ये अपने प्राचीन काल से हमारे रक्त में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन शैली में चलता आ रहा है। तो उर्वरा की देवी की पूजा हो रही है, यहाँ पे मातृ देवी की पूजा हो रही है, पशुपति की पूजा हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें धर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि धार्मिक व्यवस्था ऐसी थी। इसके अलावा देखो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो यहां से मिला, क्या है, जलकुंड है। क्या है, जलकुंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, विशाल स्नानागार। क्या बोलते हैं, स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल है बड़ा स्नानागार। क्या स्नानागार, मैंने बताया कि एक स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, कुंड है, इसमें जलकुंड है। इसके दक्षिण और पूर्व में क्या है, अंदर जाने के लिए दरवाजे हैं। जिसके उत्तर और दक्षिण में क्या है, सीढ़ियां दी जाने के लिए। और यहाँ पर क्या है, एक कुंड सा बना हुआ है पानी निकालने के लिए। और यहीं पास में क्या है, बाथरूम बनी हुई है 8, और ये पास में कुआं है। तो इसका जो उपयोग है, इस जलकुंड का उपयोग किस लिए किया जाता था, इस जलकुंड का उपयोग क्या इसलिए, सार्वजनिक स्नान के लिए, सार्वजनिक स्नान के लिए। और सार्वजनिक स्नान कब होता है, सार्वजनिक स्नान आज भी अपने संस्कार, अपने भारतीय संस्कृति में देखो, जब भी उत्तरायण के दिन गंगा स्नान होता है, उसी प्रकार से इस टाइम पर भी क्या होता था, किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष पर्व पर, त्योहार पर क्या होता है, स्नान होता है। इस कुंड के आधार पर ही पता चलता है। तो इसके बारे में, इससे पता चलता है, धार्मिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है इस कुंड से भी कि यहाँ पर स्नान वगैरह आदि किए जाते थे किसी विशेष पर्व आदि पर। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला, एक पुरोहित की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, पुरोहितों का प्रभुत्व था। पुरोहितों का क्या था, प्रभुत्व था। पुरोहित का क्या मिला, विद्यालय मिला है, मैंने बताया आपको। मंदिर के, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ये याद रखना। क्या है, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन एक जो किला मिला है उसे पुरोहित का किला माना जाता है, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले यहाँ से। ये चीज याद रखना। और एक चीज और देखो कि इन मातृ देवियों में, मातृ देवी की बात की मैंने, तो यहीं पर एक मोहर पर हमें यह अंकन मिलता है कि एक मोहर पर एक स्त्री है, स्त्री के ऊपर क्या कि पक्षी बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। इससे पता चलता है कि उस देवी का, उसे पशु पक्षियों की देवी कहा गया है। उसका पशु पक्षियों पर प्रभुत्व था, अपना आधिपत्य था। इस आधार पर उसे पशुपतियों की क्या माना गया, देवी माना गया है। तो इन जो उत्खनन में हमें चीजें प्राप्त हुई है, उनके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, या उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो ये इसकी सामाजिक और धार्मिक विशेषता थी। अगर कोई छूट गया है तो वो मैं इसके में, तो वो आप बुक वगैरह से पढ़ लेना। बाकी मैंने जो प्रॉपर है
मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें और रहेंगी, जैसे कि बात की जाए सामाजिक जीवन में, तो उनकी जैसे वो कंघी कंघी वगैरह यूज करते थे, उनकी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी रखते थे वो शौकीन दाढ़ी के। तो छोटी छोटी चीजें आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया है सही तरीके से। अगर किसी को कोई समस्या हो समझने में, या फिर कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट जब भी आप वीडियो का कमेंट वगैरह देखूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आज के लिए हम बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक और व्यापारिक स्थिति के बारे में। उसके बाद हम इसके कला और संस्कृति पढ़ेंगे, फिर इसके उद्भव और पतन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से अपना ये सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। अभी अपने एक दो तीन वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।